नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मैं हूं सत्यम। देखिए, एक मुद्दा कुछ दिनों पहले मैंने चलाया था सरकार में भर्ती प्रक्रिया को लेके, और सरकार में भर्ती प्रक्रिया पे मैं थोड़ी प्रकाश डाल देता हूं। सरकार की भर्ती प्रक्रिया अभी मेरे नज़र में, और जो छात्र नेता दिलीप के साथ हमारी बात हुई, रिसेंटली एक भर्ती प्रक्रिया आई थी सिविल कोर्ट में बहाली की प्रक्रिया, 4 पदों के लिए 7000 वैकेंसी आई थी, जिस पे अभी मुद्दा गर्म है, और इस पर सरकार क्या एक्शन लेगी वो वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं, और इनका नाम मैं बता दूं, ऐसे ही किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। पूर्व IPS ऑफिसर अमिताभ दास सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। जो सरकारी भर्ती प्रक्रिया है, चूँकि आप लोग तो सर जानते हैं, हर कुछ पूछने की बात नहीं है, लेकिन सर अभी जो मैं देख रहा हूँ करंट सिनेरियो में, सरकारी भर्ती प्रक्रिया जो है इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर भी जो भर्ती प्रक्रिया है उसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन, और छात्र इतने उग्र होकर रोड पे निकलते हैं कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि कुछ तो मामला संगीन है सर। नहीं, कुछ नहीं, पूरा मामला संगीन है। देखिए, अगर अभी आप जैसे आप सिविल कोर्ट की आपने बात की, तो लगता है बिहार के संदर्भ में भी बात कर रहे हैं। जी। यदि बिहार के संदर्भ में देखा जाए हमारी नौकरियों को, तो सरकार की मंशा ही ठीक नहीं है, सरकार की नीयत ही साफ नहीं है, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार एक तरफ वाहवाही लुटना चाहती है कि देखिए हमने इतनी वैकेंसीज निकाल दी, इतनी रिक्तियां निकाल दी, ये कर दिया वो कर दिया, कागज़ पर निकाल के वाहवाही लुटेगी कि इतनी हम नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जानबूझकर परीक्षाओं को विवादित बना दिया जाता है, जटिल बना दिया जाता है। और क्या होता है कि विवादित होने से एक तो होता है कि वो मामला अदालत में चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, अदालत से स्टे आ जाता है ना, सुनवाई के दौरान उस पर रोक लगा दी जाती है। उसके बाद सरकार को एक बहाना मिल जाता है कि भाई हमने तो इतनी रिक्तियाँ निकाली थी, 7000 रिक्तियाँ निकाली थी, लेकिन देखिए हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे। मतलब सरकार पल्ला झाड़ लेती है। बिल्कुल, सरकार पल्ला झाड़ लेती है। सरकार जो गेंद है वो न्यायालय के पाले में डाल देती है कि भाई हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, हमने तो 7000 रिक्तियाँ निकाली। ये देखना चाहिए कि हाई कोर्ट ने क्यों स्टे लगाया है, जानबूझ के आप क्यों विवादित कर रहे हैं। अभी मैं एक BPSC का उदाहरण देता हूँ। BPSC की जो PT हुई, प्रारंभिक परीक्षा 8 मई को हुई, उसमें पेपर लीक हो गया। उसके बाद उसने पुनर्परीक्षा का ऐलान किया। उसके बाद अचानक बीच में उसकी प्रक्रिया बदल दी गई। प्रक्रिया बदल के कर दिया गया कि अब 1 दिन की जगह 2 दिन परीक्षा होगी, और परसेंटेज की जगह परसेंटाइल पर परीक्षा फल निकाला जाएगा। अब इस तुगलकी फरमान की क्या ज़रूरत है। ये तो पूरी तरह अवैध काम है, क्योंकि एक बार जब आप विज्ञापन निकाल देते हैं किसी पद के लिए, एक बार आप विज्ञापन छाप देते हैं, तो फिर बीच में आप उसकी प्रक्रिया नहीं बदल सकते हैं। वो बिल्कुल अवैध था। अब उसका इतना विरोध हुआ, मैंने भी चिट्ठी लिखी BPSC चेयरमैन को कि ये आपका तुगलकी फरमान है, इसको वापस लीजिए। लड़कियों ने विरोध किया, लाठीचार्ज हुआ, बहुत को चोटें आई, इतना हंगामा हुआ। उसके बाद फिर से BPSC ने कहा कि नहीं, ठीक से परसेंटेज से ही परीक्षा फल निकाला जाएगा, एक ही दिन परीक्षा होगी। तो जब वही करना था तो बीच में एक विवाद क्या घुसड़ना था। तो उसी तरह सिविल कोर्ट की बात आ रही है। अब लोग बता रहे हैं मुझे कि पहले इसमें या तो हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऑप्शन था, और अब कर दिया गया है कि दोनों को अनिवार्य बना दिया गया है। तो इस तरह का एक नया विवाद हो जाता है, और फिर विवाद में कोर्ट में मामला चला जाता है, सरकार पल्ला झाड़ लेती है। ये खेल देखिए, संक्षेप में समझिए, ये पब्लिक को मूर्ख बनाने का खेल है। इस देश के पब्लिक को, चाहे केंद्र में जो सरकार है वो हो या राज्य में जो सरकार है वो है, सिर्फ पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए ये शगुफे छोड़े जाते हैं। कितने दिनों से आप वहाँ पर मोदी जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। 8 साल से आपकी सरकार है, कायदे से 16 करोड़ लोगों को नौकरियाँ मिलनी चाहिए, मिली 16 करोड़ को। नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, अब तो कहते हैं कि सेना में नियमित बहाली ही नहीं होगी, सेना में अग्निवीर बहाल किए जाएंगे, 4 साल बाद पकौड़े तलेंगे। तो इन लोगों ने युवाओं को एक मजाक बना के रख दिया है। पूरे देश को अंधेरी सुरंग में धकेला जा रहा है, और मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। सर, एक यहाँ पे प्रश्न होता है कि बढ़ती आबादी को लेके, चूँकि सरकार में जो सचिव होते हैं वो आप जैसे IPS ऑफिसर ही होते हैं, तो डिसीजन उनके द्वारा ही लिए गए थे, ज़्यादा पढ़े लिखे वही होते हैं। चूँकि नेता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, होते भी हैं तो वो सर्टिफिकेटधारी होते हैं। लगभग नेता बहुत होते हैं पढ़े लिखे। मेरा कहना है कि सर, ये कॉमन पीपल मास कंट्रोल प्रोग्राम के तहत इस चीज़ को रेगुलेट किया जाता है क्या, कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें, और जनता जब अगर काबू में आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आए, विद्रोह हुआ, तो फिर उसको सुधार दिया जाए। नहीं, ठीक कहा आपने। देखिए,
ये आपने सही कहा कि अधिकारी लोग सचिव होते हैं, अधिकारी लोग हैं, ये सही है, लेकिन इस बात को भी याद रखना है कि देश में लोकतंत्र है। जी जी और लोकतंत्र में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जी जो मंत्री रहते हैं या केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं, राज्य में मुख्यमंत्री हैं, अंतिम जो शक्ति होती है, जो निर्णय करने की शक्ति उनमें निहित होती है। मान लीजिए आप कोई फाइल बढ़ाते भी हैं, मान लीजिए प्रधान सचिव ने कोई फाइल बढ़ाई, कोई प्रस्ताव भेजा ही, तो मंत्री को या मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वो उससे असहमत होकर उसको बदल दे। और ये सब जो फैसले होते हैं, आप जानते हैं कि ये राजनीतिक दांवपेच वाले फैसले होते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि राष्ट्रहित क्या है और इससे युवा पीढ़ी को क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा। ये सब बेसिकली चुनावी फैसले होते हैं, राजनीतिक फैसले होते हैं। उसमें दिखाते हैं किससे हमारा वोट बैंक को कितना नुकसान होगा। जैसे अभी एक मैं उदाहरण देता हूँ, किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून पास कर दिए संसद ने, वो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए, वो एक्ट बन गया। जब किसानों का 1 साल लंबा आंदोलन चला तो सरकार समझ गई कि अब तो भाई चुनाव में हमें नुकसान होगा, तो फिर मोदी जी टीवी पर आके बोले कि तीनों कानून वापस लिए जाते हैं। तो सरकार के जितने भी फैसले होते हैं वो चुनावी जो अंक गणित है, चुनावी हिसाब किताब से प्रभावित होते हैं, मतलब कुर्सी हित को लेके। बिल्कुल। अंत में जाके जनतंत्र में अंतिम जो सत्य है, भले हम जितनी भी बात कर ले कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, और हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो अब्राहम लिंकन ने ये कहा था जनतंत्र पर, फलना ने ये कहा था, ये सब किताबी बातें हैं। अंतिम बात जो आती है वो जनतंत्र में है, अंतिम सत्य जो है वो कुर्सी है। और कुर्सी को लिए आप यदि दंगा करा के कुर्सी पर हथिया लेते हैं तो ये नेता लोग दंगा करा देंगे। तो वही बात नौकरियों के साथ भी हो रहा है कि लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, सब्ज बाग दिखाया जा रहा है, सब्ज बाग दिखाया जा रहा है कि इतनी नौकरियां हैं। अभी बिहार में कहा जा रहा है कि 20 लाख नौकरियां हैं। अब 20 लाख नौकरियां कहाँ दिखाई दे रही है, कैसे दी जाएगी? यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी मुख्यमंत्री 20 लाख से शिफ्ट करके अब लाखों बोलना शुरू कर दिए हैं। अब तो पलटू राम है, शिफ्ट करना तो उनके डीएनए में ही है। पलटू राम किस समय पलट जाए ये तो दुनिया को पता ही नहीं है, वो तो पलटना उनके डीएनए में शामिल है। कब शिफ्ट कर दे, अभी तो 20 लाख से लाखों में आए हैं, फिर हज़ारों में आ जाएंगे, फिर सैकड़ों में और फिर दर्जनों में आ जाएंगे। कुछ दिन बाद कहें कि हम 5 दर्जन नौकरियां देंगे, तो पलटू राम पर तो अब कहना ही व्यर्थ है। देखिए, कुल मिला के जो हमारा जो सवाल था, सवाल का मुख्य मकसद ये था कि हम ये आपको क्लियर करना चाहते हैं कि अगर मैं ये बात आपको बोलता या किसी छात्र नेता के द्वारा लगातार मैं कवरेज उनको देता और आप तक मैसेज पहुंचाता, तो आप कहते कि ये एक विशेष पार्टी की तरफ से अगुवाई कर रहा है और हमें बता रहा है। इसलिए हमने चाहा कि एक ऐसे इंटेलेक्चुअल आदमी जो कि पहले भी सरकार में रह चुके हैं, IPS ऑफिसर थे, और इनसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। बहरहाल होता ये है कि लोकतंत्र में आप जब सत्ता से सवाल उठाते हैं तो आप पे सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जो सपोर्टर होंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं। बहरहाल फिर भी मैं भी छोड़ूंगा नहीं और आप भी हमें मत छोड़े, और इस पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। काहे कि लोकतंत्र को अगर आपको बचाना है तो आपको क्लियर होकर थोड़े से निर्भय के साथ सत्य का साथ देना ही चाहिए। बहरहाल बने रहे आप द पटना फोरम के साथ।